हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं चोल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं पार्ट 2। वीडियो पार्ट 2 है दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग प्रारंभिक शासकों के बारे में देखे थे। आइए अब देखते हैं चोल साम्राज्य के बारे में आगे नेक्स्ट। तो कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से 1112 ईस्वी तक रहा। तो पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का पौत्र था। कुलोत्तुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत। उसका शासनकाल शांति का काल था। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में पश्चिम चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य षष्ठम ने किया, किंतु उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा। कुलोत्तुंग के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ किया। उसने भी राज की तरफ भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया। उसने व्यापार के प्रगति में बाधक चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त किया, जिसकी वजह से उसे सुंगम तवर्ती चोल करों को हटाने वाला की उपाधि मिली। कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा प्रसारित चोलों के स्वर्ण सिक्के पर उसकी कुछ उपाधियां जैसे कटैको कोंडचोलन तथा मलयनडु कोंडचोलन का उल्लेख प्राप्त होता है। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 में कुलोत्तुंग ने 92 व्यक्तियों का एक दूत मंडल भेजा। यह दूत मंडल एक व्यापारिक शिष्टमंडल था, जिसे तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में कुलोत्तुंग को 2 बार कलिंग के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। इसके शासनकाल में मलय प्रायद्वीप के साथ चोलों से सुदृढ़ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बने। आइए जान लेते हैं अगला शासक कौन भैया। तो अगला शासक भैया विक्रम चोल। इसका शासनकाल अपेक्षाकृत शांति का था। उसने चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया तथा मंदिरों आदि को अपार दान दिया। विक्रम चोल धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही असहिष्णु था। उसने गोविंद राज मंदिर की प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कुलोत्तुंग ने उसे अकाल एवं बाढ़ के समय में प्रजा के से जबरन राजस्व वसूल कर चिदम्बरम के मंदिर को सुसज्जित कराया था। इसकी उपाधि त्याग समुद्र व त्याग का अवतार थी। कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कुलोत्तुंग तृतीय ने कुंभकोणम के निकट त्रिभुवन में कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट चोल प्रशासन के बारे में जान लेते हैं दोस्त। आइए अब चोल प्रशासन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार का शासन था। तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा था। सार्वजनिक प्रशासन में राजा की भूमिका मौखिक आदेशों तिरुवाय केल्वी के रूप में था। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा चक्रवर्तीगल त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च स्मारक उपाधियां ग्रहण करते थे। श्रेष्ठता के आधार पर उत्तराधिकार का प्रचलन था। उपराजा के पद पर सदा राजकुमारी की नियुक्ति होती थी। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। इसमें ऊपरी श्रेणी पेरुंदनम तथा निम्न श्रेणी में सिरुंदनम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए
राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों में वेडकार कहा जाता था नामक सेनापति तथा महादंडनायक सेना के बड़े अधिकारी होते थे। अधिकारियों को उनकी नियुक्ति के स्थान पर वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी। राज्य के उच्च अधिकारियों को उडनकुटन कहा जाता था। मुख्य अधिकारी थे ओलय नायकम तिरुंगनम, ये प्रधान सचिव थे और यह एक प्रधान कर्मचारी था, और विद्याधिकारिन कार्यप्रेषक किरानी। प्रशासनिक विभाग के बारे में जान लेते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रांतों का शासन राजघराने से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। राजस्व व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो चोलकालीन राज्य व्यवस्था कैसी थी, आइए देख लेते हैं। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। क्या था भैया? भूमि कर था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल करती थी। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। चोल साम्राज्य राज कुलोत्तुंग भूमि की नाप करवाई। कृषि भूमि तथा भू राजस्व का उपज के अनुसार समय समय पर पुनर्निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। उपज के अनुसार भूमि को कुल 12 कोटियों में विभाजित किए जाने का विवरण चोल अभिलेखों में है। सीमा शुल्क, राहदारी, अनेक व्यवसाय तथा धंधों पर लगाए गए करों से राज्य की आमदनी होती थी। खानों तथा जंगलों के उत्पादन के अतिरिक्त नमक कर भी आय के स्रोत थे। भूमि कर के अतिरिक्त चोल राज्य व्यापार कर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में लूटमार से अपनी आय बढ़ाते थे। विवाह समारोह पर भी कर लगता था। अभिलेखों में करों व वसूलियों के प्रयुक्त शब्द हरै, अयावारी, मरु, पांडु और दंडनम है। प्रत्येक नगर एवं गांव में कुछ भूक्षेत्र कर मुक्त रहते थे, जैसे कि हस्तशिल्पकारों एवं राहगीरों के आवास स्थान, चंडालों की बस्तियां, मंदिर, तड़ाग, नहरें, शमशान भूमि आदि। अन्य मान 1 कलम 3 मन था। सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था। कलंज नामक सोने का सिक्का सर्वाधिक प्रचलित था। बेली भूमाप की इकाई थी। चोल अभिलेखों में भूमिकर के अतिरिक्त अनेक प्रकार के करों एवं उपकरों की सूचियां द्रष्टव्य हैं। उदाहरणार्थ आयाम, मज्जामयोगी और कडैम्बय सुपारी की बागान कर प्रमुख थे। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए अगला देख लेते हैं। कासू नर पशुकर, कडैमय लगान, पांडिकावल ग्राम सुरक्षा कर, वासिल्य रचम द्वार कर, मगैमय स्वर्ण कर, लौहकार, कुंभकार, बढ़ई आदि के पेशे पर कर लगने वाला कर है। करों की वसूली एवं केंद्रीय कोष में जमा करने का कार्य अधिकांशतया स्थानीय प्रशासक के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वारित्पोतराकक कहलाते थे। नगरों में कर संग्रह का उत्तरदायित्व नगरम समिति के अधीन होता था, जो विभिन्न प्रकार के बिक्री करों एवं शिल्पकारों को वसूल करके केंद्रीय कोष में जमा करती थी। चोल नरेश केंद्रीय राजस्व का उपभोग प्रायः विशाल मंदिरों के निर्माण, बंदरगाहों तथा समुद्री जहाजी बेड़ों के विकसित कर अधिक किया करते थे। इसके अतिरिक्त राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा राजकीय दानों, यज्ञों तथा विभिन्न महोत्सवों पर भी खर्च होता था। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगा रहा हो, अगर ये वीडियो आपके काम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।